गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, और उसमें जितने भी जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों ये हमारी तांडव सीरीज़ है, और इसमें जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, उन सभी से रिलेटेड साइंस आपके लिए कराई जाती है। तो अभी तक जो स्टूडेंट इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस सीरीज़ से जुड़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिस करें और रेगुलर ये सीरीज आप लेते रहें। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंच सके। और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपका रेलवे से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती हैं उनका अपडेट यहाँ पर आपको दे दिया जाता है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली हैं, रेलवे से रिलेटेड अपडेट या अन्य किसी वैकेंसी रिलेटेड यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। और आपको पता है दोस्तों फ़िलहाल में ही आपका 15 जो जुलाई है उसको आपका साइको टेस्ट हुआ है। तो साइको टेस्ट से जितने भी रिलेटेड जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है और क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है वो सारी चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और कुछ पोल मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि आपकी 5 बैटरी थी तो 5 बैटरियों के हिसाब से मैंने पोस्ट डाला हुआ है। तो वहाँ पर आप अपना रिप्लाई दें दोस्तों कि आपके किस बैटरी में कितने जो हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने किए हैं, ताकि वहाँ से दोस्तों क्या एक अच्छा और अच्छा बेहतर से बेहतर जो है एनालिसिस मैं आपके लिए करा सकूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक तो एग्ज़ाम के आधार पर शिफ्ट वाइज जो वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया पिछली वीडियो में कि किस प्रकार का आपका पैटर्न रहा है और क्या आपका जो है अटेंडेंस वहाँ पर सॉरी दोस्तों क्वेश्चन का जो पास मार्किंग है वो क्या रह सकता है बैटरी वाइज। लेकिन जब हमारे पास डाटा होगा तो और वहाँ से हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने नंबर पर जो है बैटरी पास करने का मौका मिल सकता है, यानी कितने नंबर पर आप बैटरी पास कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, तो उन पोलों का आप जवाब दें वहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ पर जाकर आप हमें बताएं कि किस बैटरी में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखें ताकि दोस्तों अच्छा और बेहतर एनालिसिस मैं आपके लिए करा सकूं। ठीक है, और बाकी रही दोस्तों जो आपका साइको जो एग्ज़ाम हुआ उसका री एग्ज़ाम किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अब चलते हैं हम दोस्तों इस वीडियो में अपने क्वेश्चनों की तरफ, अपने पेपर की तरफ, जो कि हमारा पेपर है दोस्तों 23/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका पेपर है। और आपको पता है दोस्तों इसमें 1/3 की नेगेटिव रहती है, कि आप सभी को पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों कि एएलपी सॉरी दोस्तों टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी आपकी वैकेंसियाँ हैं फिटर वाइज, इलेक्ट्रिशियन वाइज, उसकी वीडियो मैं आपके लिए पीछे डाल चुका हूँ। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो कि आपके किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, इलेक्ट्रिशियन कितनी है, फिटर कितनी है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख लेना एक बार, क्योंकि दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो फॉर्म वहाँ पर देखना आप और प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेना। तो वहाँ से उस हिसाब से आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा जोन है आपके लिए सेफ़ रह सकता है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका पेपर है, आपको पता ही है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ये वाला कि एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए और उस पर विचार करने के बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी लंबा जो एक धारावाही चालक तार जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाकी 3 सत्य हैं लेकिन एक सत्य नहीं है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा, ये ऑप्शन थे आपके सामने, और जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। और यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो, यानी दोस्तों ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश में मृत ऊतक होते हैं।
नारियल की छाल में संतरे के छिलके, केले के छिलके, अमरूद के छिलके। तो आपको पता है दोस्तों नारियल की छाल जो होती है उसमें जो है आपके मृत्यु तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम व बलगम छोड़ता है। तो यह है दोस्तों आपका जठर ग्रंथियाँ, यानी जठर ग्रंथियाँ जो हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती हैं, जो कि प्रोटीन का पाचन करती हैं एंजाइमों को, जिसके द्वारा दोस्तों एंजाइम एवं बलगम जो है छोड़ा जाता है। चिपचिपा एक पदार्थ होता है जठररस जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारी जो आमाशय की जो चारों ओर की लेयर जो होती है आंतरिक लेयर, उसकी रक्षा करता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब आप व्रत रहते हो या आपने देखा हो दोस्तों, जब आप व्रत रहते हो या उपवास रहते हो तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको भूख लगती है, कभी कभी पेट में गैस भी बनने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, भूखा रहने की वजह से। क्यों दोस्तों, वहाँ पर क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वहाँ पर अपने आमाशय की जो आपका जठर रस जो होता है उससे क्रिया करता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनती है, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारी गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक जो जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है वो हमारे आमाशय का बचाव करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो पहला है दोस्तों ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है, सीमा नहीं होती, ये तो गलत है। आयतन नहीं होता, आयतन भी होता है, ये गलत है। आयतन होता है लेकिन कोई ठोस निश्चित आकार नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ठोसों में जो है आकार, सीमा और आयतन तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि जूल में 1 किलोवाट आवर का मान क्या होता है। जूल में अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट आवर को किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों 3.6 × 10⁶। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जो एल्केन जो होता है जब उसका क्लोरीनीकरण किया जाता है तो वह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह है दोस्तों आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु हैं हमारी वो हैं एक तो सोडियम और एक पोटेशियम, फिर उसके बाद आता है कैल्शियम। अब सोडियम पोटेशियम में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। तो ये तीनों धातु आपको याद रखनी है। जब आपको पोटेशियम के अलावा और कुछ ना मिले तो पोटेशियम करना है, और जब तीनों ही दे दी जाएँ ऑप्शन में तो आपको पोटेशियम भी ही करना है उस समय भी। जब पोटेशियम ना हो तो सोडियम, और सोडियम और पोटेशियम दोनों ना हो तो कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। तो यह आपसे पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ये तो होता है दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण के कारण तो होती है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाट, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की गति, तो ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नाभिक जो हैं इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों स्वतंत्र रूप से जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी केवल ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्न में से कौन से पदार्थ देता है। देखिए दोस्तों जो कि आपका फेरस सल्फेट जो होता है जब इसका वियोजित होता है, जब इसका विघटन होता है तो ये इसके द्वारा जो बनते हैं दोस्तों हमारे पास एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये 3 बनते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रुप डी 2022 में बहुत हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं मैं आपको बता दोस्तों जितनी भी शिफ्ट हुई हैं लगभग 1 महीने एग्जाम हुआ था
और उसमें से दोस्तों मैं बता दूं आपको, कम से कम 15-20 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है दोस्तों राइजोपस को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है। जल नहीं, नमक नहीं, आयरन नहीं, वायु बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि मिश्रण और विलयन दोनों में अंतर क्या है। तो विलयन जो होता है दोस्तों हमेशा तरल होता है, ना तो ठोस में पाएगा ना ही गैस में। गैस में पाया जाता है लेकिन ठोस में विलयन नहीं पाया जाता। लेकिन मिश्रण जो होता है दोस्तों ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। और मिश्रण में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो इन सभी को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन विलयन में अलग करने के लिए दोस्तों क्या होगा, जब हम विलयन को अलग करेंगे, मान लीजिए ऊष्मा की रिप्रेजेंस में या हीट की रिप्रेजेंस में जब हम अलग करेंगे तो अलग ही कोई नया पदार्थ बन जाएगा, वहाँ पर वो अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वायु, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा। जिसमें अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। जिसमें पहला है दोस्तों, गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। गैर जैव निम्नकरणीय यानी ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है विघटित नहीं किया जा सकते, तो वो तो हानि पहुंचाएंगे। और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं वो हानि नहीं पहुंचाते, तो विघटित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। गैर जैव निम्नकरणीय, गैर जैव निम्नकरणीय नहीं दोस्तों, खाली जैव निम्नकरणीय, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है आपका। गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ किसी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते, बिल्कुल गलत है दोस्तों। किसी पर्यावरण में उपस्थित रह सकते हैं, तभी तो इनका विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेशों के माध्यम से सूचनाओं को पहुँचाने का कार्य करता है। तो वो है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे हम दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा। डैश ऊतक पौधों को कठोर मजबूत बनाता है, पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये है दोस्तों आपका स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। इस प्रश्न को नेगलेक्ट किया गया था और ये क्या है दोस्तों, आरआरबी की तरफ से क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों उन्होंने आंसर गलत माना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, बिल्कुल गलत दोस्तों, हानिकारक होती हैं। और इसी वजह से ये प्रश्न को दोस्तों रेलवे ने सही माना, लेकिन दोस्तों वाकई में ये प्रश्न गलत था। वहाँ पर जो रेलवे ने जो ऑप्शन माना है वो गलत है। सही है, हानिकारक नहीं है, ये तो गलत है दोस्तों। यूवी विकिरण हानिकारक होती हैं जीवों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 3 केवल यहाँ पर सही माने हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए दोस्तों पहला सही है, बिल्कुल सही है। अगला है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन पर क्रिया करने वाली यूवी विकिरणों का एक उत्पाद है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, तो ये भी सही है। यहाँ पर ये तीनों सही थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, बाकी एक जो है गलत है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत हैं। तो आँखों का नीला रंग, बाकी देखिए दोस्तों लिंग का आकार व आकृति बढ़ना, बालों के विकास के विभिन्न पैटर्न में जो है विकास के पैटर्न में बदलाव,
ये लड़कियों का लगभग इसी समय मासिक धर्म शुरू होना, ये सभी सही हैं, बाकी ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से अगर गिराया जाए तो वहाँ आप तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कार्य करता है उस पर, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, किसी वस्तु का अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु गति के विपरीत होता है, बिल्कुल गलत है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर है, गलत दोस्तों। द्रव्यमान तो सभी जगह समान होता है, द्रव्यमान का तो कोई मतलब ही नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, आपने फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है अच्छी तरह से कंप्लीट की है तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने देखा होगा वहाँ पर समझा होगा, और मैंने भी आपके लिए पढ़ाया है, सारे नोट्स आपके लिए कंप्लीट कराए हैं। तो वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था, किसी भी दो द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान वाले अगर दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ा जाए मुक्त अवस्था में, तो क्या हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा द्रव्यमान वाली जल्दी जाएगी और कम द्रव्यमान वाली देर से, दोनों ही बराबर जाएंगे। केवल कोई पत्ता है या कोई कागज़ है, इस प्रकार की चीज़ों को छोड़कर बाकी कोई सा भी जो है वस्तु आप उठा लीजिए, सारी समान गति से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि एक नियत बल 4 न्यूटन और 2 के द्रव्यमान वाले एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बल का, यानी F बराबर m इंटू ए। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। अब त्वरण का एक और फॉर्मूला होता है b माइनस यू प्लस बटे टी, ये भी तो होता है। अब देखिए, ए की जगह आप इसे रख लीजिए, b अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग होता है। इस फॉर्मूले में जैसे कि अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना, F बराबर m इंटू बी माइनस यू वाई टी, ये फॉर्मूला बना। और इस फॉर्मूले में ये सारे जो आपके डिजिट हैं, जैसे बल 4 न्यूटन है तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। आगे चलते हैं, जैसे कि बल 4 था तो यहाँ पर हमने 4 रख लिया। द्रव्यमान कितना था, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। द्रव्यमान है हमारा 2 kg, तो यहाँ पर द्रव्यमान रख लिया हमने, इनटू बी अंतिम वेग क्या है और प्रारंभिक वेग क्या है। एक मिनट दोस्तों, अंतिम वेग है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड रख लेंगे यहाँ पर। और प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0 रख लेंगे। समय कितना है वो हम रख लेंगे, समय यहाँ पर आपके पास दिया गया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड हम यहाँ पर रख लेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा 6, यानी प्रारंभिक वेग जो था वो आपका था 6। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपका पूछा गया था कि यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन की ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होती है। अगर आपको एक चीज़ याद रखना है, तो एक आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेग तो दिया नहीं है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। हाइट दी गई है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, जो होता है mgh। g होता है दोस्तों, g का मान यहाँ पर 10 है, m द्रव्यमान का मान है 5, h का मान है 5, और इस फॉर्मूले में आप इसे रख लीजिए तो आपका आंसर आएगा 250 जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। तो किसके कारण दोस्तों, जल के कारण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? बौना पौधा और गोल बीज, बिल्कुल गलत। ये केवल आपको ऑप्शन नंबर ए की आपको याद रखना है, लंबा पौधा और गोल बीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि एम द्रव्यमान एम, वेग बी वाली एक वस्तु ए की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो दो द्रव्यमान वेग बी वाली वस्तु बी की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, वो होता है के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यही तो होता है। तो पहली वस्तु के लिए रख लीजिए और दूसरी वस्तु के लिए रख लीजिए, यानी 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। ये मान लीजिए आपकी कोई फर्स्ट वस्तु है या आपकी कोई सेकंड वस्तु है। इसमें इस फॉर्मूले में सारी डिजिट आप रख दीजिए, तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 100 जूल, सॉरी 200 जूल। अब सॉल्व करने के लिए देख लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ। 1/2 m दिया है आपके सामने, फर्स्ट वस्तु को बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वस्तु का m, वेग भी और ऊर्जा 100 जूल। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा है यहाँ पर, ये रहा दोस्तों, 1 मिनट, गति ऊर्जा 100 जूल दी गई है वहाँ पर, ये रहा गति ऊर्जा 100 जूल। यहाँ पर गतिज ऊर्जा यहाँ पर हम रख लेंगे 100 जूल बराबर 1/2 mv², यही तो है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बी भी सेम है, द्रव्यमान भी एक ही है। ये वस्तु गति ऊर्जा 100 जूल है, गति ऊर्जा हमने रख ली। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं गति ऊर्जा, यहाँ पर आप इसकी पूछी है, तो 1/2 m, m क्या है यहाँ पर 2, यानी द्रव्यमान 2, 20 m है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 2 और b², बस। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो गति ऊर्जा यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, अगर इसे हम इधर ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा, ये बराबर में यहाँ बचा mv², 1/2 1/2 से 1/2 सॉरी दोस्तों 1/2, ये तो 200 इधर हमने गुणा कर दिया तो ये 200 आ गया। अब यहाँ बचा क्या दोस्तों 1/2, तो 2 से 2 खत्म, यानी द्रव्यमान को भी खत्म, यहाँ पर b² से b² खत्म, तो 200 बचा हमारे पास। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 200, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं जबकि अंकुर सामान्यतः तो ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, क्रमशः CH3COCH3 और C2H5OH, यानी दोस्तों योग के लिए IUPAC का नाम का चयन कीजिए, यानी CH3COCH3 और C2H5OH को क्या कहा जाता है? तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोपेन और ये होता है दोस्तों एथेनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि डैश पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं, तो रंध्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर है यदि बी और ए क्रम से वोल्ट यानी एम्पियर हैं? तो ये होगा दोस्तों वोल्ट बटे एम्पियर, यही होता है दोस्तों। ओम का नियम बताता है जो
ओम जो है दोस्तों ये एम्पियर जो होता है इसका उल्टा होता है, और वोल्ट का जो है समानुपाती होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, किसी तत्व की परमाणु संख्या किस की संख्या से निर्धारित होती है। तो ये होती है दोस्तों प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है और इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों नॉर्मल है ये प्रश्न, मैंने 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ आपके लिए काइनेटिक एनर्जी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, सॉल्व करके। आपको ईमानदारी से, आपको भी पता चले कि आपने जो है कितनी आपकी अच्छी मेहनत है। यानी दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर डायरेक्टली आंसर दे देते हो तो बिल्कुल गलत है। अरे भाई आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत किस प्रकार की है, कितनी मेहनत है, कितना आपको तैयारी की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं यही बता दूं, ये आंसर जो है आरआरबी ने गलत माना है। बाकी ये भी आंसर नहीं है इनमें से, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, और ये भी नहीं है। आंसर कोई अलग ही है, इसलिए इस प्रश्न को नेगलेक्ट कर दिया गया था। अब आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किस में परिवर्तित किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण हमारे दोस्तों जॉइंट्स जो होते हैं उनमें दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपवर्तनांक की इकाई क्या है। तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ एक बार, जैसे आपके घरों में रोशनदान तो आपने देखे होंगे, तो रोशनदान से जब धूप घर के अंदर की तरफ आती है तो आपने जब वो धूप आती है अंदर की तरफ तो आपने देखा हो दोस्तों एक पथ सा बन जाता है, रास्ता सा बन जाता है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े मैग्नस प्रभाव की तरह जो है आपको राउंडम स्थिति में आपने कण देखे होंगे, धूल के कण जो घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि फास्फोरस अणु की परमाणु संख्या क्या है। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, ये आपकी 15। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि रासायनिक अभिक्रिया Fe जो कि सॉलिड है और CuSO4 जो कि दोस्तों इससे इसकी क्रिया कराई जाती है, तो हमारे पास बनता है दोस्तों FeSO4 + Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, संयोजन, विस्थापन, दहन। तो ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो टॉपिक आपको समझ ना आए, उसका भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जो चीज़ आपको नोट्सों में समझ में नहीं आई हो, जो नोट्स मैंने तैयार किए थे उसमें समझ में ना आए, तो आप मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाई जाए, ताकि उसे दोस्तों अलग से और आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था किस तरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये होता है दोस्तों राइजोपस में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन के अणु का जलरागी सिरा एवं जलरागी सिरा
डैश होता है, जल विरागी और जलरागी सरा कैसे होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जलरागी सरा जो होता है दोस्तों वह हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है, तथा जो जल रागी होता है, जल विरागी है ये दोस्तों, जल विरागी जो है हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है, तथा जो जल रागी सराव जो होता है वो अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का और अंतिम प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? ठोसों की सीमा स्पष्ट होती है, गलत है दोस्तों, जबकि ठोसों का आयतन स्थिर होता है, बिल्कुल सही है। ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है, बिल्कुल सही है, यानी संकुचित उन्हें नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोसों का आकार एक निश्चित आकृति होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है, ग्रेड 3 में जो पूछे गए थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो और वीडियो को दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर ग्रुप में दोस्तों शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो हैं एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई की तैयारी करें वो इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकें, उनका जो है उन्हें पता चले कि कंटेंट किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।